गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग यूनिट 16 के अंतिम टॉपिक को पढ़ेंगे। 3 टॉपिक पढ़ना था, याद है ना? 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना। केमिकल इन मेडिसिन पढ़ लिए, केमिकल्स इन फूड में 2 टॉपिक पढ़ना था, कृत्रिम मधुरक पढ़ लिए, दूसरा था प्रिजर्वेटिव मटेरियल खाद्य परिरक्षक, वो भी पढ़। तीसरा था क्लींसिंग एजेंट अपमार्जक, जिसको हम लोग अपमार्जक कहते हैं। धोने के लिए, साफ सफाई के लिए जिसका उपयोग करते हैं। और इसमें भी बोले थे 2 पढ़ना, एक सॉप, दूसरा सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सॉप पिछले क्लास में आपको हम डिटेल से बता दिए थे। अब नंबर 2 में चलेंगे, सिंथेटिक डिटर्जेंट। तब हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करेंगे। आइए देखते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो नंबर 2 पढ़ेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये सिंथेटिक डिटर्जेंट है संश्लिष्ट अपमार्जक, संश्लिष्ट अपमार्जक। तो यही मेन पढ़ना आज हम लोगों को। क्या चीज? सिंथेटिक डिटर्जेंट, जिसको कहते हैं संश्लिष्ट अपमार्जक। इसी सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है, इसको कहते हैं सॉप लेस सॉप। अब देखिए, सॉप लेस सॉप, सॉप लेस सॉप, साबुन बिना साबुन, इसको कहते हैं साबुन बिना साबुन। अब देखिए, साबुन बिना साबुन इसको कहते हैं। अब सवाल उठता है, इसको साबुन बिना साबुन क्यों कहते हैं? इसका तात्पर्य आप समझ रहे हैं। साबुन बिना साबुन, इसका क्या अर्थ है? एक चीज बताइए, आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, लेकिन घर का सभी काम हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं? लगता है यह घर आदमी के बिना आदमी है, मतलब आदमी नहीं है, फिर भी आदमी का सभी काम हो जा रहा है। किसी को कहेंगे आदमी रहित आदमी या आदमी बिना आदमी। उसी तरह इसको कहते हैं सॉप लेस सॉप, साबुन बिना साबुन या साबुन रहित साबुन। अब कहिएगा ऐसा क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं, जो अभी एग्जाम्पल हम दिए जस्ट वही चीज है। ये साबुन नहीं है, ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है ये साबुन नहीं है, लेकिन यह साबुन का सभी कार्य करता है। जिस तरह से साबुन का उपयोग होता है, उसी तरह से इसका भी उपयोग होता है। अब सोचिए, साबुन नहीं है, लेकिन साबुन के सभी कार्य को करता है, इसीलिए इसको साबुन बिना साबुन कहते हैं, साबुन रहित साबुन कहते हैं। तो साबुन नहीं है, लेकिन साबुन के सभी कार्य को कर देता है, इसीलिए यह साबुन बिना साबुन का, बिना साबुन का साबुन। यही हो गया। आपको पूछा जा सकता है, व्याख्या कीजिए, संश्लिष्ट अपमार्जक को साबुन बिना साबुन क्यों कहते हैं? आप समझा सकते हैं कि संश्लिष्ट अपमार्जक साबुन तो नहीं है, लेकिन यह साबुन के जैसा ही कार्य करता है। यही कारण है
इसको साबुन बिनम साबुन कहते हैं। क्लियर? स्पष्ट हो गया सभी बच्चे को कि संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट इसको साबुन बिना साबुन क्यों कहते हैं। क्लियर है ना? स्पष्ट। चलिए सभी बच्चे समझ। उसके बाद देखिए इसके साथ विशेषता है कि आपका यह अम्लीय जल, कठोर जल जिसको हार्ड वाटर कहते हैं, अब मृदुल जल सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर में, सॉफ्ट वाटर में, एसिडिक वाटर में इसका खूब बढ़िया से उपयोग। साबुन में जाइएगा तो साबुन का उपयोग हार्ड वाटर में सही से नहीं हो, जिसका कारण भी है, आगे हम लोग देखेंगे। साबुन का उपयोग हार्ड वाटर कठोर जल में सही से नहीं होता, लेकिन इसका कठोर जल में सही से उपयोग होता है। साबुन का उपयोग अम्लीय जल में सही से नहीं होता, एसिडिक वाटर में सही से नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग एसिडिक वाटर में भी सही से होता है, सॉफ्ट वाटर में भी, मृदु जल में भी सही से उपयोग होता है। देखिए डिफरेंस हो रहा, दोनों में अंतर आपसे पूछा जा चुका है कि साबुन और संश्लिष्ट अपमार्जक में अंतर लिखिए, तो देखो अंतर हो रहा है। साबुन का उपयोग कठोर जल में सही से नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग कठोर जल में सही से होता। साबुन का उपयोग अम्लीय जल में सही से नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग अम्लीय जल में भी सही से होता। लेकिन इसके साथ एक डिमेरिट्स है, इसका एक बहुत बड़ा अवगुण है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं मीन्स सूक्ष्म जीवों के द्वारा यह नष्ट नहीं हो पाता। ये जो आपका संश्लिष्ट अपमार्जक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट, जिसे सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाता है। और आप समझ सकते हैं जब सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं करेगा तो आप अगर उपयोग कीजिएगा, बहते हुए नाले की सहायता से नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा और वहाँ गंदगी फैलाएगा, चूंकि वो अपघटित नहीं होता है तो जलीय जीव के लिए काफ़ी खतरनाक ये होते हैं। लेकिन साबुन के साथ ये विशेषता है, कहिए साबुन के साथ खासियत है क्या? तो साबुन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब साबुन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है। सूक्ष्म जीव उसको नष्ट कर देते हैं, और सूक्ष्म जीव जब नष्ट कर देते हैं तो उसके कारण पानी दूषित नहीं होता। आप यूज करते हैं तो जैसे नाले की सहायता से तालाब में, नदी में जाता है, उसमें ढेर सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज, जो उस साबुन को नष्ट कर देता है। इसलिए साबुन जल को दूषित नहीं करता है, लेकिन ये जल को दूषित करता है, जो जलीय जीव के लिए काफी हानिकारक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग अंतर भी सीखे। क्या सीखे अंतर? कि साबुन का उपयोग अम्लीय जल में, एसिडिक वाटर में सही से नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग अम्लीय जल में भी अच्छे तरह से होता। साबुन का उपयोग कठोर जल में सही से नहीं होता, लेकिन इसका उपयोग कठोर जल में भी अच्छे से होता। साबुन बायोडिग्रेडेबल है, अर्थात सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट हो जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट नहीं होता। इसीलिए साबुन के कारण जल दूषित नहीं होता, लेकिन इसके कारण जल दूषित हो जाता है। तो इस तरह से देखिए दोनों में हम लोग अंतर भी सीखे। किसमें जी? तो साबुन सॉफ्ट में और सिंथेटिक डिटर्जेंट दोनों में अंतर भी हो गया। और मटेरियल तो आपको पहले ही मिल चुका, आप पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, तो अब सुन भी लिए तो बहुत आराम महसूस हो रहा है, लगता बिल्कुल याद ही हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा।
तो चलिए ये एक अंतर भी आज हम लोग सीखे कि साबुन और संश्लिष्ट अपमार्जक में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसकी बात आज हम लोग करेंगे। तो ये था डिफरेंस। अब देखिए इसके टाइप्स को आपको पढ़ना है। ये जो संश्लिष्ट अपमार्जक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायनिक, कैटायोनिक, एक तो ऋणायनिक, एनायोनिक, एक तो अनायनिक, नॉन आयनिक। इस तरह से देखिए ये 3 तरह के सिंथेटिक डिटर्जेंट, संश्लिष्ट अपमार्जक जो होते हैं, ये संश्लिष्ट अपमार्जक आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक, एक ऋणायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक, एक अनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक। ये 3 की बात यहाँ हम लोगों को करना है। तो 3 को हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो चलिए एक की बात करते हैं हम लोग। एक की बात इसमें करते हैं हम लोग, धनायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो आइए नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। धनायनिक संश्लिष्ट, धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक, इसी को आप कैटायोनिक कहते हैं। तो देखिए ये धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक, इसका उदाहरण हम देखेंगे। सबसे हाईलाइटेड उदाहरण देखिए ये है इसका, CH3 CH2 होल 15 N CH3 देखिए यही इसका देखिएगा धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक, कैटायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट, कैटायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो कैटायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक ही। अब देखिए इसका उदाहरण, सबसे हाईलाइटेड उदाहरण जो आपके NCERT में है यही। नाम इसका देखिएगा, इसको कहते हैं सिटाइल या सिटाइल। ये देखिए 3 गो मिथाइल है, 3 मिथाइल है, इसलिए ट्राई मिथाइल। ये सिटाइल, ट्राई मिथाइल। और ये देखो अगर नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड हो जाए तो उसको हम लोग अमोनियम पढ़ते हैं। तो अमोनियम, सिटाइल, ट्राइमिथाइल, अमोनियम और अंत में ब्रोमीन है, इसलिए ब्रोमाइड। देखिए इसका यही नाम है, सिटाइल, ट्राइमिथाइल, अमोनियम, ब्रोमाइड। यहां से हुआ सिटाइल, ये देखिए 3 गो है इसलिए ट्राइमिथाइल, और ये देखिए इसके कारण 4 बॉन्ड है इसलिए अमोनियम, और ये अंत में ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड। तो इसका भी हाईलाइटेड उदाहरण है सिटाइल, ट्राइमिथाइल, अमोनियम, ब्रोमाइड। ये हाईलाइटेड उदाहरण, सिटाइल, ट्राइमिथाइल, अमोनियम, ब्रोमाइड। किसका दी?
तो इस डिटर्जेंट, अब देखिए ये जो धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक है, देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन का एक लंबा चेन है। ये देखो हाइड्रोकार्बन का एक लंबा चेन है, इसमें हाइड्रोकार्बन का एक लंबा चेन है इसमें। उसके बाद देखिएगा इसमें ये जो नाइट्रोजन होता है, याद होगा इस पर लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो वही लोन पेयर इस यहाँ बॉन्ड बनाता है। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, इस पर एक पॉजिटिव हो जाता है, इसी पॉजिटिव को हम लोग यहाँ लिखे, इसीलिए देखिएगा लिखे हैं इस डिटर्जेंट में N एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इस डिटर्जेंट में बात समझे, आपको पता होगा ये जो नाइट्रोजन होता है ये 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है, और यही लोन पेयर क्या किया है, यहाँ बॉन्ड बनाया। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो नाइट्रोजन को रह गया, एक कार्बन को चला, तो नाइट्रोजन तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसके कारण इस पर एक पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। उसी पॉजिटिव को हम लोग यहाँ दिखाए, इसीलिए देखिएगा लिखे हैं इसमें N एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद देखिए जब ये चारों बॉन्ड हो जाता है नाइट्रोजन को, तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम। इसीलिए देखिएगा ये जो आपको है धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है। ये एक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, और इसमें देखिए क्या पॉजिटिव पार्ट भी है, ये पॉजिटिव पार्ट है, इधर देखिए निगेटिव पार्ट। तो इस डिटर्जेंट में पॉजिटिव पार्ट भी रहता है, निगेटिव पार्ट भी रहता है, लेकिन डिटर्जेंट के रूप में ये पॉजिटिव पार्ट कार्य करता है। और ये जो डिटर्जेंट है इसमें सूक्ष्म जीवों को मारने का भी गुण पाया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग होता है शैम्पू बनाने। ये जो कैटायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट है, धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक है, इसका उपयोग होता है शैम्पू बनाने। ठीक है, तो अब देखिए सभी बात को हम अच्छी तरह से बोल दिए हैं, पुनः एक बार बोल देते हैं कि ये जो डिटर्जेंट है इसमें पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट दोनों रहता है, धनायन भी रहता है, ऋणायन भी रहता है, लेकिन डिटर्जेंट के रूप में ऋणायन भाग नहीं लेता है, धनायन भाग लेता है। तो डिटर्जेंट के रूप में चूंकि धनायन भाग लेता है, पॉजिटिव पार्ट भाग लेता है, इसीलिए इसको धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक का। क्लियर? उसके बाद देखिए क्या बताया, इस डिटर्जेंट में हाइड्रोकार्बन का एक लंबा चेन होता है, नाइट्रोजन एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। यह डिटर्जेंट क्वाटरनरी अमोनियम लवण होते या क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होते। इसमें सूक्ष्म जीवों को मारने का भी गुण होता और इसका उपयोग शैम्पू बनाने में। और इस डिटर्जेंट का सबसे हाइलाइटेड उदाहरण सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होता है। क्लियर हो गया? तो यही था धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक, कैटायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सभी बात बता दी। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड नाम कैसे पड़ा, इसकी भी चर्चा हम कर दी। तो ये था आपका धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक,
कैटायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो अब पढ़ जाइए, थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगा, बिल्कुल सभी बच्चे आराम से समझ जाइएगा। तो एक हम लोग खत्म कर ली, धनायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक। उसके बाद चलिए नंबर 2 में हम चलते हैं। तो 2 में लिखिएगा, धनायनिक के जगह हो जाएगा ऋणायनिक, ऋणायनिक। कैटायोनिक के जगह हो जाएगा एनायोनिक। अब देखिए यह एनायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट, एनायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते ऋणायनिक संश्लिष्ट अपमार्जक। तो चलिए पहले बात सुनिए, जानिए इसमें क्या होगा। पॉजिटिव उदाहरण भी रखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहेगा। अभी उदाहरण दिखाएंगे आपको, पॉजिटिव भी रहेगा निगेटिव भी रहेगा, लेकिन डिटर्जेंट के रूप में कार्य करेगा ये निगेटिव। तो डिटर्जेंट के रूप में निगेटिव कार्य करेगा, इसीलिए नाम है एनायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। और इसका उपयोग होता है जी टूथपेस्ट बनाने। क्या बनाइएगा? टूथपेस्ट बनता है, दंत मंजन बनाने। तो इसका उपयोग होता है दंत मंजन बनाने। और ये लंबे चेन वाले अल्कोहल का लवण होता है, लंबे चेन वाले अल्कोहल का ये लवण होता है। और इसका हाइलाइटेड उदाहरण है सोडियम लोराइल सल्फेट। क्या कहिएगा? इसका हाइलाइटेड उदाहरण है सोडियम लोराइल सल्फेट। तो सोडियम लोराइल सल्फेट इसका हाइलाइटेड उदाहरण है। कहिएगा सर ये बनता कैसे? तो लोराइल अल्कोहल होता है, उसकी प्रतिक्रिया पहले H2SO4 से करेंगे और फिर NaOH से करा देंगे, बन जाएगा सोडियम लोराइल सल्फेट, जो इस डिटर्जेंट का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। तो क्या बताए? लोराइल अल्कोहल लेना है, उसकी प्रतिक्रिया पहले H2SO4 से कराना है और फिर किससे कराना है? NaOH से कराना है। तो आपका बन के तैयार हो जाएगा जी ऋणायनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो देखो यही होता है। अब समझ लीजिए कैसे बनता है। तो देखो ये है CH3 CH2 होल 10 CH2OH। देखिए यही है CH3 CH2 होल 10 CH2OH। यह लोराइल अल्कोहल, लोराइल अल्कोहल। क्या बता इसकी प्रतिक्रिया पहले H2SO4 से करेंगे, HOSO3H। ये देखिए आप जानते हैं ये H2SO4 है, ये H2SO4 है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये पानी निकल जाएगा, ये पानी निकल गया और पानी निकल गया तो देखो माइनस हो गया H2O, H2O माइनस हो गया तो देखो हो गया CH3 CH2 होल 10 CH2O और क्या SO3H। ये बनी। और फिर क्या बताया जो बना उसकी प्रतिक्रिया NaOH से करा दीजिए, इसकी प्रतिक्रिया NaOH से करा दीजिए HONA, तो वही NaOH। तो फिर देखो ये पानी निकल, और फिर पानी निकल गया तो देखो अब हो गया ये CH3 CH2 होल 10 CH2O SO3Na, और ये देखो माइनस हो गया H2, पानी निकल। अब देखिए यही जो है इसी का नाम है सोडियम
लॉराइल, सोडियम लॉराइल सल्फेट। क्या कहते हैं इसी को? सोडियम लॉराइल सल्फेट है। अब देखिए ये जो सोडियम लॉराइल सल्फेट है इसमें ये पार्ट पॉजिटिव है और बाकी इधर जितना बचा सब निगेटिव। तो देखिए दो पार्ट है ना, अभी बोले थे इसमें दो पार्ट रहेगा, पॉजिटिव भी और निगेटिव, लेकिन डिटर्जेंट के रूप में कार्य करेगा इसमें निगेटिव। तब देखिए ये जो पॉजिटिव है ये डिटर्जेंट के रूप में कार्य नहीं करता, इतना जो देख रहे हैं यही डिटर्जेंट के रूप में कार्य करता है जो निगेटिव है। और इसी निगेटिव जो पार्ट डिटर्जेंट के जैसा कार्य करता है इसीलिए इसका नाम है ऋणायनिक संश्लिष्ट अपराज, एनायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट, जिसका उपयोग बोले टूथपेस्ट बनाने में होता है, दंत मंजन बनाने में होता है। तो यही आपका है सोडियम लोराइल सल्फेट। तो कैसे बना? तो लोराइल अल्कोहल लिए, H2SO4 से रिएक्शन कराए, जो उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना, उसकी प्रतिक्रिया पुनः NaOH से करा दी, तो अंत में बन गया सोडियम लोराइल सल्फेट, जो कि एक हाइलाइटेड एनायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट का उदाहरण। क्लियर? स्पष्ट हो गया? तो ये देखिए दूसरा भी हम लोग पढ़ लिए, एनायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। और धनायन तो पढ़े ही, जिसका सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड उदाहरण था। तो चलो ये दूसरा भी पढ़ लिए हम लोग। अब नंबर 3 की बात करते हैं। तो सभी को मटेरियल पहले ही मिल चुका है, मटेरियल हम भेज दिए हैं आपको, सभी बच्चे को मिल गया है। जिस बच्चे को नहीं मिला है अपना नाम के साथ सेंड करेंगे हमारे व्हाट्सएप पे, तो फिर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जो मटेरियल है आपको भी मिलने लगेगा। तो चलो ये नंबर 2 था, अब नंबर 3 चलते हैं। 3 में क्या बोले थे? अनायनिक, अनायनिक नॉन आयोनिक, नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। देखिए नाम से ही लग रहा नॉन आयोनिक, तो नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट, देखिए नाम से ही लग रहा इसमें धनायन और ऋणायन नहीं होगा, न तो पॉजिटिव होगा न तो निगेटिव होगा, लेकिन डिटर्जेंट के रूप में कार्य करेगा। चूंकि न तो पॉजिटिव होगा न निगेटिव होगा इसीलिए हो गया अनायनिक, लेकिन डिटर्जेंट के रूप में कार्य करेगा और बनाया गया है इसीलिए हो गया संश्लिष्ट अपमार्ग। इसीलिए कहते हैं नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। इसमें धनायन और ऋणायन नहीं रहेगा, लेकिन डिटर्जेंट के रूप में कार्य करेगा। इसका उपयोग होता है लिक्विड डिटर्जेंट बना। अभी देखिएगा बर्तन धोने के लिए बहुत सारा लिक्विड डिटर्जेंट मिलता है, तो बर्तन धोने के लिए जो लिक्विड डिटर्जेंट आप यूज कर रहे हैं दैट इज नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। वही नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट है। इसका उपयोग होता है बर्तन धोने वाले लिक्विड डिटर्जेंट बनाने। देखते हैं आजकल तेलीय पदार्थ, ग्रीजी पदार्थ का अधिक उपयोग करते हैं, खाते हैं ना, तो बर्तन धोने में परेशानी होती है, बिना डिटर्जेंट का छूटता ही नहीं। देखिएगा मलते रहिए, पानी देते रहिए, क्योंकि उसमें तेलियापन ग्रीजीपन है जो आसानी से दूर नहीं होता बिना डिटर्जेंट का। तो क्या करते हैं डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो वही जो डिटर्जेंट आप बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं दैट इज नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। वही होता है नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट, इससे बनता है। और देखिए ये जो डिटर्जेंट है इसको बनाने के लिए एक हाइलाइटेड उदाहरण है, एस्टियरिक एसिड लेते हैं। क्या लिए?
एस्टियरिक एसिड और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल लेते हैं। क्या लिए? एस्टियरिक एसिड। पीछे हम साबुन में भी बताए थे एस्टियरिक एसिड, और दूसरा लिए पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। तो एस्टियरिक एसिड और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जब आपस में मिलता है तो यह डिटर्जेंट बन जाता है। तो इस डिटर्जेंट को बनाने के लिए हम लोग एस्टियरिक एसिड लेते हैं और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल लेते हैं और दोनों को मिलाकर रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोग का बन जाता है नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो देखो कैसे बनता है ये एस्टियरिक एसिड। तो कितना बार आपको हम बताए, C17H35 COOH। देखिए यही है एस्टियरिक एसिड, एस्टियरिक एसिड। ये एस्टियरिक एसिड है। दूसरा लेना पड़ेगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए यही है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, HOCH2CH2O होल है, CH2CH2O है। यही सूत्र है जी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ये क्या बन गया? पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके इस तरह से देखिए आपको पंगनी निकाल देता है, और पंगनी निकाल देता है, माइनस हो गया H2। तो देखो ये हो गया C17H35 CO, ये CO, फिर ये O, CH2CH2O होले, फिर CH2CH2OH। देखो यही बात। इस तरह से देखिए ये जो हम लोग का बना, इसमें न तो पॉजिटिव है न निगेटिव है, नॉन आयोनिक है। तो यही बना नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट। ठीक है, नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट आपका हो गया। तो नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात हम लोग किए। तो यही 3 तरह का डिटर्जेंट था। पहला था कैटायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट, टूथपेस्ट बनता था। दूसरा था एनायोनिक शैम्पू बनता था उसमें। फिर एनायोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट टूथपेस्ट बनता था। नॉन आयोनिक सिंथेटिक डिटर्जेंट बर्तन धोने वाला साबुन बनता है। तो इस तरह से सभी डिटर्जेंट को हम लोग पढ़ लिए। साथ ही साथ ये जो यूनिट 16 का चल रहा था वो यूनिट 16 का यहीं पे अंत हो जाता है। तो ये यूनिट 16 हम लोग आज यहाँ पे ख़त्म कर लिए हैं। और करीब करीब आप देखिए ये जो यूनिट 16 है इसको तो ख़त्म कर दिया आपको। यूनिट 10, 11, 12, 13 तो हम पढ़ाए ही। यूनिट 5 भी पढ़ाए थे इस यूट्यूब में। यूनिट 5 भी पढ़ाए, 10 पढ़ाए, 11 पढ़ाए, 12 पढ़ाए, 13 पढ़ाए, ये 16 पढ़ा दिए। तो ऑर्गेनिक में अब 10, 11, 12, 13, 16 बचा 14 और 15। आपका जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था बहुत बच्चे को हम यूनिट 14 पढ़ा दिए थे। किसी में यूनिट 14 चल रहा था, किसी में यूनिट 15 आपका, किसी में यूनिट 15 चल रहा था। तो सब लोग अलग अलग थे, इसीलिए अब न तो अभी हम यूनिट 15 शुरू करेंगे न यूनिट 14 शुरू करेंगे। हम मूव करेंगे इनऑर्गेनिक में। और संभावना रखिए अगले दिन यूनिट 8 आपका शुरू करेंगे। और अगर आप
मटेरियल की सहायता से पढ़ सकते हैं तो कहिएगा। अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो यूनिट 14 का और 15 का अगर किसी का छूटा हुआ है, वो आप कोई आधा पढ़े हैं, कोई कुछ पढ़े, कोई कुछ पढ़े, तो अगर आप लोग कमेंट करके भेजिएगा तो यूनिट 14 और 15 का हम आपको मटेरियल व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे ग्रुप में। तो यूनिट 14 और 15 का, बाकी इधर अभी ऑफलाइन क्लास में इसको हम ऑनलाइन क्लास में इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे इसको पढ़ लिए थे, कोई पढ़ रहे थे, कोई कहीं थे, कोई कहीं थे। तो कहिएगा, अगर कमेंट्स आएगा, आप लोग का मैसेज हमको मिला कि नहीं सर भेज दीजिए, तो धीरे धीरे यूनिट 14 और 15 का मटेरियल आपको हम सेंड कर देंगे। बाकी देखिए यूनिट 8 क्या करते हैं, हो सकता है तो बोर्ड पे ही पूरा पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर लिखने की बात होगी तो हो सकता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल सकता है, तो वो क्लास जब लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम ये यूनिट 16 को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए हैं और तत्काल हम लोग ऑर्गेनिक से विदा ले रहे हैं। इसका क्वेश्चन भी धीरे धीरे हम आपको सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो आप क्वेश्चन भी धीरे धीरे बनाते रहिए, देखते रहिए, जितना बनता उतना निश्चित बनाइए। हम इसी तरह से रेगुलर क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर 1 नंबर सबको धीरे धीरे भेजेंगे आपको ऑर्गेनिक का। तो क्वेश्चन के लिए एक अलग कॉपी बना के उसमें क्वेश्चन को लिखते चलेंगे और संभव हो जितना आपसे उतना आंसर भी उसका करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा ले रहे हैं, अगले दिन मिलेंगे। सभी बच्चे को धन्यवाद।